पल पल जीना मोहाल मेरा तेरे बिना। चलो इस बायो मॉलिक्यूल्स को इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं। ऐसे सिखा दूंगा जैसे इतना आसान चैप्टर है ये, लेकिन उतना आसान नहीं है। ऐसे पढ़ा दूंगा आपको आसान लगेगा। कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लो, वो तुमसे बन जाएगा। नीट के PYQs कर लो, सारे के सारे बन जाएंगे। NCERT इसके बाद आप खुद पढ़ लेना, हलवा लगेगी NCERT। तो चलो इसको शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे एक लिविंग टिश्यू से। एक लिविंग टिश्यू से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसको किसके साथ मिलाया? ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। लिविंग टिश्यू को लिया, उसको मिलाया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। ट्राईक्लोरो यानी कि 3 क्लोरीन। ओके, और इसके साथ जुड़ा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि इस पूरे का नाम है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर से बता रहा हूँ, लिविंग टिश्यू लिया, इसको मिलाया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। ओके, इसके बाद आपने ये देखा होगा घर में सब के पास होता है, सबके पास यही होता है ना घर में, ये और ये। ठीक है, इसको कहते हैं मोटर एंड पेस्टल। मोटर एंड पेस्टल। ओके, यहाँ पे क्या हमने मिलाया? लिविंग टिश्यू लिया, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड लिया, उसको इसमें डाला। तो उसको जब हम ऐसे राउंड घुमाते हैं, वहाँ पे चटनी जैसी बनती है। तो ये और ये डाला इसमें, यहाँ पे बना थिक स्लरी, थोड़ा मोटा गाढ़ा गाढ़ा सा स्लरी बन गया। ठीक है, इस स्लरी को हम अब फिल्टर करेंगे। छन्नी आपने देखी होगी, इसी में डालेंगे तो फिल्टर करेंगे। ठीक है, ओके, इसमें जब डाल दिया, जो ऑब्वियस सी बात है, जो साइज़ में छोटा होगा वो इस छन्नी से पास हो जाएगी। ठीक है, जो बड़े साइज़ का होगा वो छन्नी से पास नहीं हो जाएगा। जो पास हो जाएगा उसको कहेंगे फिल्ट्रेट। ओके, जो इसी में रहेगा इसके ऊपर, उसको कहेंगे रिटेंटेट। पास जो हो गया उसको कहेंगे फिल्ट्रेट। छोटू सा था इसलिए पास हो गया। मोटू सो जो था, जो बड़ा था, वो ऊपर ही रह गया, उसको कहेंगे रिटेंटेट। ओके, ठीक है, देखो जो फिल्टर हो गया वो क्या होगा? छोटू सा, यानी कि माइक्रो। नोट करो, जो माइक्रो है उसको कहते हैं हम स्मॉल, जो मैक्रो है उसको कहते हैं बिग। ओके सर, समझ में आ गया। फिल्ट्रेट पास हो गया, रिटेंटेट ऊपर ही रह गया, पास नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि साइज़ में बड़ा था। इसको कहेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, फिल्ट्रेट जो है इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। जो यहाँ पे रिटेंटेट है इसको कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, फिर से सुनो, लिविंग टिश्यू को मिलाया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, इसको इसमें हमने मिलाया तो बना थिक स्लरी। इसको हम, इस स्लरी को हम फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल, वो पास हो जाएंगे, बनाएंगे फिल्ट्रेट। जो ऊपर ही रहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, वो बनाएंगे रिटेंटेट। जो पास हो गए उसको कहेंगे फिल्ट्रेट। इसका दूसरा नाम एसिड सॉल्युबल पूल, इसका दूसरा नाम एसिड इनसॉल्युबल पूल। देखो, अगर हम चाय में ये डालेंगे, क्या कहते हैं, शुगर, और डालेंगे चाय पत्ती। देखो, शुगर जो है जब हम मिलाएंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया शुगर और डाल दिया चाय पत्ती। चाय पत्ती थोड़ी सी बड़ी है, क्यों? वो सॉल्युबल नहीं है। जो शुगर है, शुगर जो है वो हो गया डिज़ोल्व, उसका क्या हो गया? शुगर का साइज़ कम। तो वो जो है छन्नी में जब डालेंगे तो जो शुगर डिज़ोल्व हो गई है किसमें? चाय में, तो वो पास हो जाएगी, बनाएंगे फिल्ट्रेट। जो पास नहीं हो जाएंगी वो बनाएंगे रिटेंटेट, जैसे कि चाय पत्ती। आप ऐसे याद रखो, शुगर हो गया डिज़ोल्व, शुगर हो गया, शुगर इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, चाय पत्ती इज़ नॉट सॉल्युबल इन
वाटर, यानी कि एसिड सॉल्युबल पूल इसको कहेंगे। जो पास हो गई, जो नहीं हो गई पास, उसको कहेंगे हम रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, समझ में आया होगा। इसको मिलाया, इसमें फिर इसको हमने मिक्स किया, बना थिक स्लरी, वो हमने फ़िल्टर कर दिया। जो पास हो गया फिल्ट्रेट, जो नहीं होगा रिटेंटेट। जो बड़ा होगा, जो मैक्रो होगा वो पास नहीं होगा, जो माइक्रो होगा वो पास हो जाएगा। जो एसिड सॉल्युबल होगा वो पास हो जाएगा, जो एसिड इनसॉल्युबल होगा वो पास नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो और मैक्रो। जो माइक्रो है वो स्मॉल इन साइज़ है। ठीक है, इसका साइज़ होता है 18 से 800 डाल्टन, 18 टू 800 डाल्टन। एनसीईआरटी में दिया गया है, कॉपी पेस्ट होगा एग्ज़ाम में भी, अच्छे से ध्यान दो। 18 टू 800 डाल्टन माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे हैं उनका साइज़ इतना होगा। जो मैक्रो है, जो बड़े हैं, या तो 10,000 के बराबर या 10,000 से ऊपर, या तो 10,000 डाल्टन या तो 10,000 डाल्टन से ऊपर उनका साइज़ होगा। ठीक है, देखो अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड जो है ये है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनो। जो अमीनो एसिड है ये जुड़ जुड़ के बनाएंगे प्रोटीन। ओके, मोनोसैकेराइड जो है, मोनो मतलब एक, पोली मतलब मैनी। जब एक 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 जुड़ेंगे तो बनाएंगे पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बनाएगा पॉलीसैकेराइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो बनाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पे हमने स्टार लगाया है। क्यों लगाया है अभी बताएंगे। इसका नाम है लिपिड्स। किस में डाला गया है? मैक्रोमोलिक्यूल। अगर मैं आपसे बताऊं अमीनो एसिड क्या है, आप बोलोगे माइक्रो। मैं बताऊंगा मोनोसैकेराइड क्या है, वो है माइक्रो। न्यूक्लियोटाइड माइक्रो। ओके, अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ये हो गया मैक्रो, ये भी हो गया मैक्रो, ये भी हो गया मैक्रो। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के बनाएंगे प्रोटीन, मोनोसैकेराइड जुड़ जुड़ के बनाएंगे पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड जुड़ क्या बनाएंगे? ये जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद लिपिड, इसको हमने स्टार मार्क किया है। क्यों किया है वो हम अभी आपको बताएंगे। अब बात आ गई है लिपिड की, जिसको हमने स्टार मार्क किया था ना स्टार मार्क, फिर से करेंगे। देखो लिपिड किस जगह था? इस जगह कोने में, याद आ रहा है? कोने में था, स्टार मार्क करके रेड कलर से लिखा गया था। कौन? लिपिड। किस में डाला गया था? यहाँ से इस साइड से थे माइक्रो और इस साइड से थे, देखो इस साइड से हमने लिखे थे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इस साइड से जो थे वो प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन, पोली न्यूक्लियोटाइड और क्या था, न्यूक्लिक एसिड, वो था, वो सब थे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसी जगह पे हमने स्टार मार्क करके लिखा था लिपिड। तो लिपिड की बात करेंगे। ये जो है नॉन स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, असल में ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। इसने हमारे साथ धोखा किया यार, इसने हमारे साथ धोखा किया। ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। अरे सर क्यों नहीं है मैक्रो मॉलिक्यूल? क्योंकि इसका साइज़ 800 डाल्टन से नीचे होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि क्या बताया था कि 18 से 800, 18 से 800 डाल्टन का होता है माइक्रोमोलिक्यूल। और जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल है वो होते हैं 10,000 के बराबर या 10,000 से ऊपर के साइज़ के होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। तो लिपिड क्यों नहीं है मैक्रोमोलिक्यूल? इसका साइज छोटा होता है, इसने हमारे साथ धोखा किया। तो इसको मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखा आपने? देखो ये बनाते हैं वेसिकल। क्या बनाते हैं? वेसिकल। कौन? लिपिड। एंड दे गेट सेपरेटेड विद एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल कौन था?
एसिड इंसॉल्युबल कौन था? जैसे चाय पत्ती जो है उसको हमने एज ए मैक्रोमोलिक्यूल रखा था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये एसिड इंसॉल्युबल पूल है, ठीक है, उसके साथ ये सेपरेट होता है, ठीक है, लेकिन ये असल में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ये कौन है? माइक्रो मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखा गया है नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल, असल में ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इसने हमारे साथ धोखा किया है। तो इस साइड से क्यों लिखा आपने? तो वही बताने जा रहा हूँ आपको। ये बनाता है वेसिकल और एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ सेपरेट होता जा रहा है। फिर से सुनो, लिपिड जो है इसको हमने इस साइड से रखा था मैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन ये असल में स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसका साइज़ 800 डाल्टन से कम है। ये बनाता है वेसिकल और उसके बाद एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ सेपरेट होता जा रहा है। ओके, लिपिड समझ में आ गया। अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिया था? लिविंग टिश्यू और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब लेंगे फिर से लिविंग टिश्यू, ठीक है सर, इसमें पानी निकालो। ओके, पानी निकाल दिया, ये ड्राई टिश्यू बन गया। ओके, सूखा हुआ टिश्यू बन गया। ओके, अब कार्बन कंपाउंड्स निकालो। अब जो ड्राई टिश्यू बन गया इससे हमने कार्बन कंपाउंड्स बाहर निकाले। उसके बाद जो बनेगा ऐश, अरे यार राख हो गया, ऐश बनाएंगे, ठीक है। ऐश में जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचेंगे। सर इसमें हमको दिक्कत होगी, हमें याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या निकाला था और लास्ट में क्या बच गया, ठीक है। जो बचा वो स्माइल करके कह रहा है अरे बच गया मैं जो है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट देखो आई, यानी कि लास्ट में जो बचा ऐश के अंदर वो बचे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर से देखो, लिविंग टिश्यू लिया, पानी निकाला, ठीक है। जब ऑब्वियसली जब पानी निकालेंगे किसी भी चीज़ में तो वो सूख जाएगा, ड्राई टिश्यू बन गया यहाँ पे। अब पहले कार्बन कंपाउंड्स निकालो, ठीक है, उसके बाद जो बचेंगे वो बचेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अरे बच गया मैं, आई से आई जुड़ाओ, हो गया ख़त्म, कुछ भी नहीं है यार, सिंपल था। सर ये कभी याद नहीं हुआ, क्या आप करा सकते हो उसका याद? अरे बिल्कुल, आपके लिए बढ़िया ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक जो है कभी भूलोगे नहीं। अचानक से आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? कि अचानक से आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? कल पानी नहीं आएगा। किसी ने बोला पानी ना कल आएगा। किसी ने बोला पानी ना कल आएगा, आज पानी नहीं आएगा, पानी ना कल आएगा। तो जब कोई बोलेगा आपसे पानी ना कल आएगा तो आप क्या करोगे? अपनी टंकी को जल्दी जल्दी फुल कर लोगे, क्योंकि आज पानी नहीं आएगा, पानी ना कल आएगा, ठीक है। वाटर आपने इसमें फुल कर दिया, ठीक है। क्या बता रहा था वो बंदा? पानी ना कल आएगा। तो P फॉर प्रोटीन, N फॉर न्यूक्लिक एसिड, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, L हो गया लिपिड। आपको आप जब आएगा लिखोगे ना तो I से शुरू करोगे, A से नहीं, I से। तो I से आएगा आयंस। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? वाटर, उसके बाद यस प्रोटीन, ओके, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, उसके बाद आयन, ठीक है। देखो वाटर सबसे ज़्यादा, ठीक है। यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आपको इस ऑर्डर में क्वेश्चन आएगा, जैसे ज़्यादा कौन है, ए है, बी है, फिर सी है, ऐसे ही आपको आएगा एग्ज़ाम में। आपको एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर, ओके, सबसे ज़्यादा वाटर, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। देखो
5.5 to 7, ये है 10 to 15। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 3% है, उसके बाद लिपिड 2% है, सबसे कम आयंस, ठीक है, 1%। हो गए ना याद, ख़त्म। जलाई कैसी नज़्म कहूँ। और मैं आपको कहूँ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच का डिफरेंस। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्लांट। इसका उल्टा करो, प्लांट का उल्टा एनिमल, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट किस में प्रेजेंट होगा? एनिमल में। ओके। उसके बाद जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो होंगे प्लांट्स में, फंगस में, माइक्रोब्स में। चाहे प्लांट ले लो, चाहे फंगस ले लो, चाहे छोटे छोटे माइक्रोब्स ले लो, इनमें होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर से सुनो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्लांट, प्लांट का उल्टा कर दो, होगा एनिमल। ओके, ये होंगे एनिमल्स में। शांत ध्यान से सुनो, शांत दिमाग से सुनो। प्लांट्स में होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फंगस में सेकेंडरी, माइक्रोब्स में सेकेंडरी, एनिमल्स में प्राइमरी। ओके। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे ग्रोथ हो गया, बाकी चीज़ें जैसे जो कि अपने हमारी बॉडी में होते मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ वगैरह, ठीक है, उसमें ये क्या करता है? रोल प्ले करता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसका हमें रोल पता, इसका रोल हमें नहीं पता। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल जो है अल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, सेंट हो गया, गम हो गया, स्पाइसेस यानी दाल वाल हो गई, ठीक है। फिर से सुनो, प्राइमरी मेटाबोलाइट एनिमल में प्रेजेंट, बाकी जो रहे प्लांट्स, फंगस और माइक्रोब्स, इनमें होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है इसका रोल जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे ग्रोथ एक्स्ट्रा, ठीक है, इसका रोल हमें नहीं पता। इसके एग्जांपल जो है एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, सेंट, गमज, स्पाइसेस। अब कैसे आप याद करोगे? याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, देखो इसमें क्या करना है। स्पाइसेस मतलब दाल, दाल किससे मिलती है? प्लांट से। ओके, ये भी हो गया। गमज, ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से, ये भी हो गया याद। सेंट यानी कि जैसे इत्र वित्र होती है, परफ्यूम होते हैं, वो कहाँ से मिलेगा हमको? जब फर्मेंटेशन करेंगे अल्कोहल का, जैसे कि शराब में जब फर्मेंटेशन कौन करते हैं? माइक्रोब्स, तो मिलता है सेंट, ठीक है। रबर, रबर कहाँ से मिलती है हमें? प्लांट से। ओके। अल्कोलॉइड, फ्लेवोनॉइड, ये एक जैसे आपने सुना होगा चरस, गांजा, उसी के रिलेटेड ये कुछ नाम्स हैं, अल्कोलॉइड और फ्लेवोनॉइड। वो कहाँ से मिलते हैं हमें? गांजा और वो कुछ ड्रग्स वगैरह वो प्लांट से मिलते हैं, तो ये भी मिलेंगे इसी से। प्लांट्स, फंगस और माइक्रोब्स में होता था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये सब जो है किस में होंगे? आएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। ये आपने सुन लिया, ये भी सुन लिया, ठीक है। अब आगे हम, मैंने आपको पहले ही बताया कि अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे? प्रोटीन। मोनो सैकराइड जुड़ जुड़ के ये बनाएंगे पॉलीसैकराइड, ठीक है। ये और यहाँ पे जो है अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे? प्रोटीन। इसलिए मैंने लिखा प्रोटीन इज़ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर मतलब जब एक चीज़ जुड़ जुड़ के बनाएंगे कुछ, तो वो जो वहाँ वहाँ पे लास्ट में जो बनेगा वो होगा पॉलीमर, ठीक है। प्रोटीन किस से बना है? अमीनो एसिड से, ठीक है। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ध्यान से देखना। बीच में आप लिखोगे कार्बन, आप बोलोगे ये
कुछ देखा देखा सा लग रहा है, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। अब आप बताओगे यार केमिस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको भी अगर याद करेंगे तो फिर उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद करेंगे, हम करनी पड़ेंगे हमें बायोलॉजी में। नहीं, जैसे बायोलॉजी में दिया गया होता है वैसे ही डिटो सेम नीट में भी आता है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको रट लो। देखो, पहले लिखोगे आप कार्बन, ठीक है। उसके बाद लिखोगे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले C, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आप NH2 ग्रुप अटैच करोगे, ठीक है, हाइड्रोजन उसके ऊपर, ठीक है। कहीं भी लिखो लेकिन ये तीन हर एक अमीनो एसिड में आ जाएंगे। पहले कार्बन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद NH2 ग्रुप, उसके बाद हाइड्रोजन। ओनली वेरिएबल यहाँ पे जो R ग्रुप लगा हुआ है ये सिर्फ चेंज होगा, बाकी हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 ग्रुप, कार्बन सेम रहेंगे। देखो, अगर इसकी जगह H होगा तो नाम पढ़ेंगे ग्लाइसिन, अगर इसकी जगह CH3 होगा नाम पढ़ेंगे एलानीन, अगर इसकी जगह OH आएगा तो नाम पढ़ेंगे सीरीन, ठीक है। अरे हमको याद नहीं रहेगा, अगर H होगा तो क्या पढ़ेंगे नाम, CH3 होगा नाम क्या पढ़ेंगे, OH होगा नाम क्या पढ़ेंगे। देखो कैसे याद रखना है। गैस, GAS गैस, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानीन, S फॉर सीरीन, ठीक है। H जब आएगा तो ग्लाइसिन, CH3 आएगा तो एलानीन, OH आएगा तो सीरीन। बोलो, अगर H आएगा तो ग्लाइसिन, अगर यहाँ पे हम CH3 लिखेंगे तो एलानीन, अगर OH लिखेंगे सीरीन, ठीक है। फिर से दोहराओ, H लिखेंगे ग्लाइसिन, CH3 लिखेंगे एलानीन, OH लिखेंगे यस 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 सीरीन, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, ग्लाइसिन, एलानीन और सीरीन को गैस, G फॉर क्या हो गया ग्लाइसिन, A फॉर एलानीन और S फॉर सीरीन, ठीक है। होगा ये भी खत्म। आधा तेरा आधा मेरा, अगर हम ज़िवेटर आयन की बात करेंगे तो आधा इसका और आधा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कार्बन, COOH, NH2 और H, ठीक है। ये जो है ये अपना H देगा NH2 को, इसने अपना H जो यहाँ पे था वो इसने दिया NH2 को, तो ये क्या बनेगा, जब इसको और H एक मिलेगा NH2 से NH3, साइन आएगा प्लस, ठीक है। यहाँ से इसने अपना H हटाया तो आएगा CO माइनस, इसको कहते हैं ज़िवेटर आयन, इसको ध्यान में रखना। C, ठीक है, H, ठीक है, COOH, NH2, इसने अपना H दिया NH2 को तो ये बन गया NH3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, इसका लॉस आ गया तो माइनस। यहाँ पे आप परेशान मत होना, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है पॉजिटिव चार्ज, जब गेन होता है नेगेटिव चार्ज। इसने तो गेन किया हाइड्रोजन तो आएगा पॉजिटिव, इसने लॉस किया आएगा नेगेटिव, इसका अपोजिट आएगा, ठीक है। सीधा याद रखो, H जिससे हटा उससे एक H कम हो गया यानी कि लॉस हो गया माइनस, इसने गेन किया तो इसका फ़ायदा हो गया, आ गया यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कि कैरल कार्बन जिसमें होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब कैरल कार्बन क्या है, कैरल कार्बन क्या है, कैरल कार्बन क्या है ये हम देख लेंगे। कैरल कार्बन मतलब चार तरफ अलग अलग, यानी कि चारों तरफ अलग अलग ग्रुप, जैसे यहाँ पे है COH अलग है,
H अलग है, NH2 अलग है, डिफरेंट है ना, उसको क्या रहा हूँ मैं अलग अलग। कायरल कार्बन मतलब चार तरफ अलग अलग। कायरल कार्बन इसको तभी कहेंगे जब चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे होंगे। देखो ये दो तो डिफरेंट है, ये दो सेम है, चारों तो डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि दो तो सेम आ रहे हैं, हर एक अलग अलग आना चाहिए। देखो जिसमें H यहाँ पे आता है, उसको हमने क्या कहा था, गैस, G फॉर गैस, G फॉर ग्लाइसिन। जिसमें H आता है यहाँ पे तो उसको कहेंगे ग्लाइसिन। तो यहाँ पे भी तो H आ रहा है, ये कौन सा है, ये है ग्लाइसिन। इसका मतलब ग्लाइसिन में कार्बन जो है वो कायरल नहीं है, कायरल कार्बन जो है वो ग्लाइसिन में एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ जो है डिफरेंट ग्रुप्स नहीं लगे हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यानी कि ये सेम सेम है। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या ये इस वक्त हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स आए। अगर OH लगाएंगे तो भी कहेंगे, क्योंकि चारों की चारों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा उनमें, ग्लाइसिन में एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम सेम। तो हसी तेरा नाम हसीन है। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स की। यहाँ पे दो टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, एक एसेंशियल और दूसरे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो है जो ज़रूरी है हमारे लिए, नॉन एसेंशियल वो है जो देखो जो हमारी बॉडी में नहीं बनेगी, जो चीज़ नहीं बनेगी वो तो लेनी ही पड़ेगी, उसको तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारे लिए एसेंशियल। जो हमारी बॉडी ऑलरेडी बना रही है उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी बॉडी बना रही है, वो हो गया नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है उसको लेना पड़ेगा, जो ऑलरेडी बना रहा है उसको लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कहेंगे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो लेना पड़ेगा, नॉन एसेंशियल जो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में आया है। अब आप अमीनो एसिड को कहोगे, धीरे धीरे तू मेरे दिमाग में आया है। देखो अमीनो एसिड के तीन टाइप्स होते हैं, एक तो एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल। कौन कौन? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। मुझे बताओ इसका नाम क्या है COOH का? यहाँ पे तो लिखा हुआ है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। NH2 का नाम क्या है? अमाइन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये क्या है? एसिड, नाम में ही एसिड है तो एसिड ही होगा, ठीक है। अमाइन जो है ये बेसिक होता है, ये याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और अमाइन जो है वो बेसिक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीन टाइप्स है इसके। एसिडिक वो होगा जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होगा, ठीक है। बेसिक वो होगा जहाँ पे NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि NH2 का नाम अमाइन है जो कि है बेसिक, ठीक है। न्यूट्रल जहाँ पे दोनों बराबर हो, NH2 जितना उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ में आया होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक में कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा, बेसिक में NH2 ज़्यादा, न्यूट्रल में बराबर। अब इन तीनों के एग्जाम्पल आपके भेजे में घुसा दूंगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, इसका एग्जाम्पल लाइसिन, इसका एग्जाम्पल वैलिन, ठीक है। तो देखो ग्लूटामिक एसिड, एसिड ही क्या बताया मैंने, ग्लूटामिक एसिड, एसिड है यहाँ पे तो ये हो गया एसिडिक, ठीक है। दूसरा है लाइसिन। जब आप गाड़ी चलाते हो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या पड़ती है? सबसे पहले आपको क्या
किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि बेसिक नीड है? ऑब्वियसली लाइसन की। उसी से आपको याद आएगा लाइसिन, यानी कि लाइसिन है बेसिक, क्योंकि गाड़ी जब चलाते हैं वहाँ पे भी बेसिक चीज़ कौन है? लाइसन। ठीक है, यहाँ पे है लाइसिन। उसके बाद न्यूट्रल की बात करेंगे, यहाँ पे वैलिन। आप वैलेंटाइंस डे जो है वहाँ पे आप जब एक दूसरे को क्या दोगे? फूल दोगे। ऑब्वियसली कलर अगर डिफरेंट भी होगा तो चलेगा, लेकिन फूल ही है, सेम ही है। ठीक है, वैलेंटाइंस डे पे जो है आप सेम फूल देते हो एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को सेम फूल देते हो, यानी कि यहाँ पे जो है NH2 और COH, इसको मानो NH2, इसको मानो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दोनों बराबर है। यहाँ पे बराबर है न्यूट्रल, यानी कि वैलेंटाइंस डे पे दे रहे हो, यानी कि हो गया वैलिन। बेसिक यानी कि ज़्यादातर कौन है? अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप। ठीक है, लाइसिन इसका एग्जांपल लाइसिन। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, नाम में एसिड छुपा हुआ था, ये किसका हो गया? एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल। ठीक, क्या बताया मैंने? ग्लूटामिक एसिड, एसिड है यहाँ पे तो ये हो गया एसिडिक। ठीक है, दूसरा है लाइसिन। जब आप गाड़ी चलाते हो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या पड़ती है? सबसे पहले आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि बेसिक नीड है? ऑब्वियसली लाइसन की। उसी से आपको याद आएगा लाइसिन, यानी कि लाइसिन है बेसिक, क्योंकि गाड़ी जब चलाते हैं वहाँ पे भी बेसिक चीज़ कौन है? लाइसन। ठीक है, यहाँ पे है लाइसिन। उसके बाद न्यूट्रल की बात करेंगे, यहाँ पे वैलिन। आप वैलेंटाइंस डे जो है वहाँ पे आप जब एक दूसरे को क्या दोगे? फूल दोगे। ऑब्वियसली कलर अगर डिफरेंट भी होगा तो चलेगा, लेकिन फूल ही है, सेम ही है। ठीक है, वैलेंटाइंस डे पे जो है आप सेम फूल देते हो एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को सेम फूल देते हो, यानी कि यहाँ पे जो है NH2 और COH, इसको मानो NH2, इसको मानो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दोनों बराबर है। यहाँ पे बराबर है न्यूट्रल, यानी कि वैलेंटाइंस डे पे दे रहे हो, यानी कि हो गया वैलिन। बेसिक यानी कि ज़्यादातर कौन है? अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप। ठीक है, लाइसिन इसका एग्जांपल लाइसिन। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, नाम में एसिड छुपा हुआ था, ये किसका हो गया? एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल। ठीक, तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले। तू बात करे या ना मुझसे, बात करें या ना करें, हम अब बात करेंगे एरोमेटिक की, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की। इसमें हमें 3 पढ़ने हैं जो कि NCERT में दिए गए हैं, इन्हीं को याद रखना है। देखो, एरोमेटिक सबसे पहले क्या आता है? ARO यानी एरो। इसमें क्या आता है? टायरो। ठीक है, इसमें क्या आता है? टायराटो, टायराटो, टायरो, एरो, सेम साउंड कर रहा है ना? टायरो, टायराटो। और फिनाइल जो है ये ऑब्वियसली एरोमेटिक मतलब जो कि रिंग बनाएगा, जैसे बेंजीन रिंग बनाता है, ये है एरोमेटिक। फिनाइल भी रिंग बनाता है ऐसे ही, तो ये भी है एरोमेटिक। तो इसके एग्जांपल क्या क्या आएंगे? टायरोसिन, यस। फिनाइल एलेनिन, यस। टायराटोफन, टायराटो और टायरोसिन सेम साउंड कर रहा है इससे। और एक और है फिनाइल एलेनिन, TPT, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, टायराटोफन। फिर से टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, टायराटोफन। ये क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कौन कौन है? एक है टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन और टायराटोफन। ख़त्म। तुमसे करूं अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो, अगर अमीनो एसिड साथ में होंगे वो तभी बनाएंगे प्रोटीन। अमीनो एसिड अगर साथ में होंगे मिल के बनाएंगे प्रोटीन। ठीक है, लेकिन एक बात आती है यहाँ पे, कितने अमीनो एसिड साथ में होने चाहिए ताकि एक प्रोटीन बने? देखो,
polypeptide of more than 100 amino acids and molecular weight कितना होना चाहिए 10,000 डाल्टन से ज़्यादा। कितने जुड़ने चाहिए 100 polypeptide of 100 amino acids। जब 100 अमीनो एसिड जुड़ेंगे और उनका वज़न अगर 10,000 से ज़्यादा होगा तो ही एक क्या बनेगा प्रोटीन, तो ही बनेगा प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर हमें एक प्रोटीन बनाना हो तो कितने अमीनो एसिड को साथ में लाएंगे, कितने पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमीनो एसिड्स को साथ में लाएंगे, आप बोलोगे मोर देन 100। और कितना वेट होना चाहिए उनका, आप बोलोगे 10,000 डाल्टन। ठीक है। अब देखो इंसुलिन जो है इसमें सिर्फ कितना है 51 अमीनो एसिड। क्या ये प्रोटीन है? प्रोटीन में होने चाहिए मोर देन 100 अमीनो एसिड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा इंसुलिन में कितने हैं तो आप बोलोगे 51 अमीनो एसिड। ठीक है। तुमसे करूं अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो, अगर अमीनो एसिड साथ में होंगे वो तभी बनाएंगे प्रोटीन। अमीनो एसिड अगर साथ में होंगे मिल के बनाएंगे प्रोटीन। ठीक है। लेकिन एक बात आती है यहाँ पे, कितने अमीनो एसिड साथ में होने चाहिए ताकि एक प्रोटीन बने। देखो पॉलीपेप्टाइड ऑफ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स एंड मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए 10,000 डाल्टन से ज़्यादा। कितने जुड़ने चाहिए 100 पॉलीपेप्टाइड ऑफ 100 अमीनो एसिड्स। जब 100 अमीनो एसिड जुड़ेंगे और उनका वज़न अगर 10,000 से ज़्यादा होगा तो ही एक क्या बनेगा प्रोटीन, तो ही बनेगा प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर हमें एक प्रोटीन बनाना हो तो कितने अमीनो एसिड को साथ में लाएंगे, कितने पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमीनो एसिड्स को साथ में लाएंगे, आप बोलोगे मोर देन 100। और कितना वेट होना चाहिए उनका, आप बोलोगे 10,000 डाल्टन। ठीक है। अब देखो इंसुलिन जो है इसमें सिर्फ कितना है 51 अमीनो एसिड। क्या ये प्रोटीन है? प्रोटीन में होने चाहिए मोर देन 100 अमीनो एसिड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा इंसुलिन में कितने हैं तो आप बोलोगे 51 अमीनो एसिड। ठीक है। आता नहीं सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या ही बात थी। तो आता नहीं सपनों से जाता नहीं। अब आप इस टॉपिक को बोलोगे कि आप मेरे सपनों में भी आ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, व्हेन प्रोटीन इज़ सब्जेक्टेड टू फिज़िकल और केमिकल चेंज, जब हम किसी प्रोटीन के साथ फिज़िकल चेंज या केमिकल चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, पीएच को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। व्हेन प्रोटीन इज़ सब्जेक्टेड टू फिज़िकल और केमिकल चेंज, जब प्रोटीन में हम फिज़िकल या केमिकल चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखो HGH हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे डिस्टर्ब। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए डिस्टर्ब, जो ग्लोबुलस थे वो हो जाएंगे अनफोल्ड। ठीक है। हेलिक्स जो है, जो पहले कॉइलर था, हेलिक्स जो पहले कॉइलर था वो हो जाएंगे अनकॉइलर। आप सीधा याद रखो HGH, H मतलब हाइड्रोजन हो गया डिस्टर्ब, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे वो हो गए डिस्टर्ब। ग्लोबुलर जो पहले जो ग्लोबुल जो पहले फोल्ड था वो हो गया अनफोल्ड। ओके। हेलिक्स जो कॉइलर था वो हो गया अनकॉइलर। HGH ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब्ड। ठीक है। जी का मतलब ग्लोबुल्स अनफोल्ड, एच का मतलब हेलिक्स हो गया अनकॉइल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, या कोई अनकॉइल होगा या कोई अनफोल्ड होगा, इसको कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या कहेंगे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर से सुनो, प्रोटीन के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, फिजिकल या केमिकल चेंज करेंगे, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो या कम कर दो, पीएच बढ़ा, वहाँ पे क्या होगा HGH, जो कि मैंने अभी बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्बड, ग्लोबुल्स अनफोल्ड, हेलिक्स अनकॉइल्ड। उसके बाद उसको क्या कहेंगे हम? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
ये सुनते रहेगी नाम अपना और आप सुनते रहो इन प्रोटीन्स के फंक्शंस और कुछ नाम। पहले आता है कोलेजन। देखो ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, ये भी क्या है, सेल है। इनके दरमियान जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है जो आपको दिख रहा है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो है ये सेल्स के बीच में है। अगर एक ही सेल के अंदर कुछ होगा उसको कहेंगे इंट्रा सेलुलर। यहाँ पे इंट्रा नहीं है, यहाँ पे इंटर। अगर दो अलग अलग सेल्स के दरमियान होगा कुछ ग्राउंड सब्सटेंस तो उसको क्या कहेंगे, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। फिर से देखो ये है इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इसके दरमियान ये क्या है असल में, कोलेजन। तो कोलेजन इंट्रा सेलुलर है या इंटर सेलुलर, आप कहोगे इंटर सेलुलर, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि आपने 3 सेल्स बनाए थे, उनके दरमियान आपने ग्राउंड सब्सटेंस रखा था। ओके, उसके बाद सबसे आसान को देख लेंगे। ये है गलट, GLUT, गलट 4 है। ये क्या है, ये गलट 4। देखो GLU यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से रिलेटेड इस प्रोटीन का काम है। ये क्या करता है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। ये ग्लूकोज को कहाँ पे भेजता है, सेल्स में। ठीक है, अगर कोई पूछेगा गलट 4 का काम क्या है, आप बोलोगे ये ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है, सेल्स तक पहुंचाता है, किसको, ग्लूकोज को। उसके बाद एंटीबॉडी आपको पता ही होगा, जैसे ये एंटीबॉडी, एंटी मतलब अगेंस्ट, ये अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ ये काम करता है। फाइटस इन्फेक्शियस एजेंट, कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उसके खिलाफ ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन जो कि इंजेक्शन टाइप होता है, इसको हम बेली पे लेते हैं, ये एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ईन लास्ट में साउंड कर रहा है, ईन, ट्रिप्सिन यानी कि ईन, इंजाइम, ये है इंजाइम। ठीक है, कोलेजन आपको पता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन, ईन यानी कि एंजाइम, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, इसको याद रखना। एंटीबॉडी क्या है, ये फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, रिसेप्टर किसको कहेंगे, ये कुछ चीज़ों को सेंस करता है, इसलिए इसको कहते हैं सेंसरी रिसेप्शन, सेंसरी रिसेप्शन। जैसे अगर कुछ इसको डेंजर दिखा, तो जैसे यहाँ पे मैंने लेप बनाए हैं रेड कलर के, ये यहाँ पे ग्लो करने लगे, क्यों, क्योंकि ये रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसने कुछ सेंस कर लिया तो ये जलने लग गए, सेंसरी रिसेप्शन। ओके, अमीनो एसिड की बात हो गई, अब हम करेंगे बात फैटी एसिड्स की। शांत दिमाग से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फैटी एसिड्स यानी कि यहाँ पे जो है कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू आर। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू आर। आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, और ये जो है OH भी हो सकता है, अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फैटी एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है आर से, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है आर से। ठीक है, आर जो है इसमें 1 से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 से लेके 19। उसके बाद 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं कि इसमें कितने कितने कार्बन हैं। ठीक है, देखो पालमिटिक एसिड, पालमिटिक एसिड, P फॉर पाल, P जो है ऐसे लिखा जाता है, P ऐसे लिखा जाता है, इसको पलट दो, आ गया 6 और 1 ऐड कर दो, हो गया 16। तो पालमिटिक एसिड में कितने हो गए, 16 कार्बन। पहले पलट दो, आएगा 6, उसके बाद इस साइड से 1 लिख दो तो हो गया 16 कार्बन इसमें। उसके बाद अराकिडोनिक एसिड, देखो इसमें आ रहा है DO यानी कि 2, तो 2 लिखो, उसके बाद 0 लिखो, हो गए 20 कार्बन्स। ठीक है, जो
मैंने अभी बताया आपको कि इसमें फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है आर के साथ। तो इसमें कितने कार्बन है 16, इसमें कितने कार्बन है 20। तो इसमें हम जो COOH में जो ये C है यानी कि जो ये कार्बन है ये भी हम इसको जब इंक्लूड करेंगे तभी आएंगे 16 और तभी आएगा 20। ठीक है। ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हूँ। अब फैटी एसिड जो है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। जो फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। जो अनसैचुरेटेड है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट। ठीक है। देखो डॉक्टर जो है, आप ऐसे समझो डॉक्टर ने मुझे तेल खाने से इनकार कर लिया। उसने बोला कि इसमें डबल बॉन्ड है, जब आपके बॉडी में जाएंगे तो ये बनाएगा कोलेस्ट्रॉल जो कि तोड़ना मुश्किल होगा, फिर आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये है अनसैचुरेटेड। अन मतलब इसने उसने इनकार कर दिया, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यह है सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड एब्सेंट है, सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है। अनसैचुरेटेड इनकार कर दिया क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट किसमें? सैचुरेटेड में। ठीक है। उसके बाद ग्लाइसरॉल की बात करेंगे। देखो CH2 पहले लिखो, उसके बाद बीच में CH, उसके बाद OH OH OH, CH2 CH2 CH OH OH OH। ठीक है। आपको जब पेपर में आएगा कि ये स्ट्रक्चर देंगे आपको, ये वाली स्ट्रक्चर, तो बताएंगे बताओ इसका नाम क्या है, क्या बताओगे? ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल। ठीक है। ग्लाइसरॉल, ये आप स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखो। CH2 लिखो, उसके ऊपर CH2, उसके बाद देखो CH2 से अटैच करो OH, उस यहाँ पे भी OH, बीच में CH, उसके साथ OH। ठीक है। CH2 CH2 CH OH OH OH, याद हुआ होगा। CH2 CH2 CH OH हो गया आपको याद, ग्लाइसरॉल भी। अब एक यहाँ पे वर्ड आता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो रिलेटेड किससे है? ऑफ कोर्स फॉस्फोरस से। जिस लिपिड में फॉस्फोरस होगा उसको क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड। जिस लिपिड में फॉस्फोरस होगा उसको कहेंगे फॉस्फोलिपिड। इसका एग्जांपल जो है वो है लेसिथीन, 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 लेसिथीन। ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड वो लिपिड है जिसमें फॉस्फोरस होगा। ठीक है। एग्जाम्पल है लेसिथीन, लेसिथीन, लेसिथीन। देखो फॉस्फो, इसमें S साउंड आ रहा है, इसमें भी जैसे C और S का साउंड सेम आ रहा है, तो लेसिथीन फॉस्फोरस, लेसिथीन फॉस्फोरस। ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया लेसिथीन। देखो अब बात आएगी फैट्स और ऑयल्स की। देखो फैट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, ऑयल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आप इसको भी उबालो, इसको भी उबालो गैस पे, तो ये जो है जल्दी जल्दी नीचे आएगा, कौन? ऑयल। तो फैट जो है ये देखो आप सॉलिड जैसे मॉलिक्यूल से ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जल्दी मेल्ट कौन हो जाएंगे? ऑयल के पार्टिकल्स। फैट के पार्टिकल जल्दी मेल्ट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा है ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन फैट्स। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम, फैट्स का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है। दीवानी मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। हवा में होके मलंग। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बारी आ गई। इसको हम तीन हिस्सों में बांट देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, और ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मतलब क्या हो गया? वाटर। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस इसको हम 3 टाइप्स में बांट देंगे, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, बीच में आएगा ओलिगोसेकेराइड। मोनो मतलब 1, ठीक है। पोली मतलब मैनी, पोली मतलब मैनी, मोनो 1, पोली, मैनी, और बीच में आएगा ओलिगोसेकेराइड। देखो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक ही है, मेरे पास एक ही है, मैं क्या हाइड्रोलाइज हो जाऊंगा यार। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे यूनिट्स में हाइड्रोलाइज हो जाऊंगा। बहुत है पैसा, अरे बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है इसके पास एक है। मोनो मतलब एक, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा। पोली जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा मैनी यूनिट्स में क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है। बीच वाला फंस गया, ये बोलेगा चलो मैं उतना अमीर नहीं हूँ ना उतना गरीब हूँ, चलो फिर भी 2 से 10 यूनिट्स में मैं हाइड्रोलाइज हो जाऊँ। मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 यूनिट्स में हाइड्रोलाइज हो जाएगा और पॉलीसेकेराइड मेनी यूनिट्स में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये हमने 3 जो है डिफरेंशिएट किए, मोनो, ओलिगो, पोली। ये किस बेसिस पे किए? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर कोई पूछेगा मोनोसेकेराइड क्या है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है या क्या है, आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगोसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किस बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट कर दिए? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। मोनोसेकेराइड एक में हाइड्रोलाइज, मोनोसेकेराइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ये तो खुद मोनोसेकेराइड, ये क्या हो जाएगा यार, ये खुद एक है, ये क्या अलग अलग हो जाएगा। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 यूनिट्स में हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड इनटू मैनी यूनिट्स हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सिरहाने मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। अब बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। अब बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। आप समझो रिड्यूसिंग का मतलब ख़त्म करना, रिड्यूसिंग का मतलब ख़त्म करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक हो गया रिड्यूसिंग और एक हो गया नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि टॉलन और फैलिंग को रिड्यूस करेगा, जो टॉलन और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करेगा वो हो गया रिड्यूसिंग। जो इन दोनों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा वो हो गया नॉन रिड्यूसिंग। देखो सारे के सारे जो है इनको रिड्यूस कर लेंगे, टॉलन और फैलिंग्स रिएजेंट को, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है सक्रोज, ये जो है ये टॉलन और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। देखो इसमें पहले 3 वर्ड्स देखो, सक्रोज यानी कि सक, ये इनको रिड्यूस अगर करेगा लेकिन ये रिड्यूस नहीं करता है। अगर ये जो है टॉलन और फैलिंग जो है 2 बंदे ये इसको उल्टा रिड्यूस करते हैं, इसी को सक करते हैं, यानी कि सक्रोज जो है वो है नॉन रिड्यूसिंग। सक्रोज, सक, अकॉर्डिंग टू इसके नाम के हिसाब से ये इनको रिड्यूस करना चाहिए लेकिन इसको उल्टा सक करते हैं, कौन? टॉलन और फैलिंग, ठीक है। जो ये रिड्यूसिंग है ये जो है इसमें वो आएंगे वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन और फैलिंग को रिड्यूस करेंगे, जो नहीं करेगा वो हो गया नॉन रिड्यूसिंग। जो सक्रोज है वो हो गया नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सारे जो है ऑल कार्बोहाइड्रेट्स वो हो गया रिड्यूसिंग, एक्सेप्ट कौन आएगा? सक्रोज, क्योंकि ये है नॉन रिड्यूसिंग। साउंड कर रहा है सक, इसको उल्टा सक कर रहे है कौन? टॉलन और फैलिंग, ऐसे आपको याद रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस और ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंशिएट कर दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी,
टेस्ट कैसा है और सॉल्युबल है या नहीं है, सॉल्युबल है या नहीं है। टेस्ट के हिसाब से और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से दो हिस्सों में शुगर, नॉन शुगर। शुगर जो आप घर में खाते हो वो होता है स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। आप अगर शुगर को पानी में मिलाओगे क्या वो डिज़ोल्व होता है? यस होता है। तो नॉन शुगर कौन होगा? जो स्वीट नहीं होगा। क्या वो सॉल्युबल होगा? नहीं। जो शुगर है इसमें आता है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ठीक है। नॉन शुगर में आएगा पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब मुझे बताओ। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड मान लो आप छोटे छोटे हैं कि जल्दी हो जाएंगे सॉल्युबल। ये बहुत बड़ा है पॉलीसैकेराइड, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ये जल्दी नहीं हो जाएगा सॉल्युबल, ठीक है। ना तो ये स्वीट है ना तो ये सॉल्युबल है। इसका एग्जांपल पॉलीसैकेराइड, ये स्वीट इन टेस्ट है, वाटर में सॉल्युबल है, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो मिले। अब हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना मोनोसैकेराइड, इसकी बात करेंगे। देखो या तो इसमें होगा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या तो इसमें होगा फ्री कीटोन ग्रुप। क्या होगा? या तो होगा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या तो होगा फ्री कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड, इससे आप डायरेक्ट निकालो एल्डोज, कीटोन से निकालो कीटोज। एल्डोज कीटोज, एल्डोज कीटोज, एल्डोज कीटोज, ठीक है। तो एल्डोज में लास्ट 3 लेटर ओज, इसमें भी ओज, लेकिन इसमें यू एल आपको लगाना होगा। हो गया उलोज, 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 ठीक है। एल्डोज कीटोज में क्या आएगा? उलोज। इसमें आएगा ओ एस ई, इसमें आएगा उलोज, यहाँ पे ओज उलोज। पहले देखो यहाँ होगा एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ होगा फ्री कीटोन ग्रुप, यहाँ पे होगा अल्डोज कीटोज, अल्डोज कीटोज, अल्डोज जो है उसमें आएगा ओज, कीटोज में आएगा लास्ट पे उलोज। तो बताओ ये इरिथ्रोज जो है इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप? आप बताओगे एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों? ओज आता है इसमें, ओज आता है इसमें, ग्लूकोज में भी ओज, राइबोज में भी ओज, इरिथ्रोज में भी ओज। अब बात करेंगे कीटोज की, यानी कि जिसमें फ्री कीटोन ग्रुप होगा। तो इरिथ्रोलोज, उलोज आ गया, उलोज हो गया। यहाँ पे तो उलोज नहीं है, ये क्यों रखा गया है यहाँ पे? आप ऐसे याद रखो, इसको फ्रैक्चर हो गया, ये पहले यहाँ हुआ करता था, फिर इसको फ्रैक्चर हो गया, इसको इसने अपने ग्रुप से बाहर निकाला, बोला आप वहाँ जाओ, यहाँ फ्रैक्टोज बेचारा यहाँ पे आ गया क्योंकि इसका फ्रैक्चर हो गया था, इसको यहाँ से बाहर निकाला, बोला आप यहाँ जाओ। तो इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप में आएगा, और इरिथ्रोलोज, राइबोलोज, फ्रैक्टोज यानी कि फ्रैक्चर वाला ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कीटोन ग्रुप वाले में। हो गया ना यार? आपको इसमें ये दिक्कत आएगी कि कीटोन कौन सा था, एल्डिहाइड वाला कौन सा था, तो आप ऐसे याद रखो किलोज, किलोज तो ये स्पेलिंग नहीं होता, लेकिन आप ये ऐसे याद रखो के आई एल ओ ऐसी किलोज, तो आपको याद आएगा कि किलोज यानी कि उल्लोज जो है वो कीटोन वाला है, और जो ओज है वो कौन है? एल्डिहाइड वाला। आपको इसमें ये दिक्कत आएगी कि कीटोन कौन सा था, एल्डिहाइड वाला कौन सा था, तो आप ऐसे याद रखो किलोज, किलोज तो ये स्पेलिंग नहीं होता, लेकिन आप ये ऐसे याद रखो के आई एल ओ ऐसी किलोज, तो आपको याद आएगा कि किलोज यानी कि उल्लोज जो है वो कीटोन वाला है, और जो ओज है वो कौन है? एल्डिहाइड वाला। अगर दोनों ना मिले तो पहला पहला प्यार है। दोनों कौन है यहाँ पे? होमो और हेटेरो। ये पॉलीसेकेराइड के दो टाइप्स हैं। होमो मतलब सेम यानी कि सेम यूनिट्स, हेटेरो मतलब डिफरेंट यूनिट्स। होमो मतलब सेम यूनिट्स, हेटेरो मतलब डिफरेंट यूनिट्स। पॉलीसेकेराइड जो है दो टाइप्स में बांटा गया है, होमो हेटेरो, सेम डिफरेंट, ठीक है। देखो अब इसके एग्जाम्पल से सबसे पहले आसान वाले कर लेंगे। एच फॉर हिटेरो, एच फॉर हाइलोरोनिक एसिड, एच फॉर हिपरीन, एच फॉर हेमीसेलुलोज, ठीक है। और एक आप याद रखो
पी फॉर पैक्टिन, पी फॉर पैक्टिन, ये किस में आएगा? हीटेरो में आएगा पैक्टिन। प्रोटीन भी इसी में आएगा, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पैक्टिन, किस में आएगा? इसी में। एच फॉर हीटेरो, एच फॉर ये, एच फॉर ये, एच फॉर ये इसी में आएंगे हीटेरो में। अब बात करेंगे होमो वाले यानी कि सेम। सी फॉर सेम, एस फॉर सेम, सी फॉर सेम, सी फॉर सेम, एस फॉर सेम, एक्स ये भी इसी में आएगा, एक्स भी आएगा होमो में। ठीक है, होमो मतलब सेम, तो सी यानी कि सी एस का साउंड आ रहा है, तो ठीक है ये कहाँ पे आएगा? होमो में। एस फॉर स्टार्च यानी कि होमो। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, सी फॉर सी फॉर सेम, सी जो है सेम कर रहा है साउंड एस से, तो ग्लाइकोजन। सी फॉर काइटिन, एस आ रहा है यहाँ पे, आप सी और एस ढूंढो, सी और एस ढूंढो, तो एक्स जो है ये कहाँ पे आएगा? होमो में। डेक्स्ट्रिन कहाँ पे है? होमो में। डेक्स्ट्रिन है होमो में। एच फॉर ये, एच फॉर ये, एच फॉर ये, हीटेरो सब, और पैक्टिन और प्रोटीन कहाँ पे आएगा? हीटेरो में। पैक्टिन और प्रोटीन कहाँ पे आएगा? हीटेरो में। किया भी तूने तो कैसे किया रे। तो अब स्टार्च की बारी आ गई, इसको हम बताएंगे। आपने अपने आप को दो हिस्सों में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो किया तो कैसे किया। तो स्टार्च जो है किस किस का बना होता है? अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन। एक होगा ब्रांचड, एक होगा अनब्रांचड, एक होगा ब्रांचड, एक होगा अनब्रांचड। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, ब्रांचड कौन, अनब्रांचड कौन। देखो सी किस में आ रहा है? सी आ रहा है इसमें, सी आ रहा है अमाइलोपैक्टिन में, यानी कि सी फॉर क्रॉस, क्रॉस लगा दो। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये ब्रांचड है। क्या है? ब्रांचड। क्रॉस जो है वो है ब्रांचड, तो अमाइलोपैक्टिन भी क्या होगा? ब्रांचड। ब्रांचड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कौन है? अमाइलोपैक्टिन। तो अनब्रांचड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कौन होगा? अमाइलोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये जो है अमाइलोपैक्टिन, ये है ब्रांचड, इसका मतलब सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। अमाइलोज मान लो आप सीधा है। देखो आज के ज़माने में सीधे लोग कम मिलेंगे, जो सीधे नहीं होंगे नो सीधा वो ज़्यादा मिलेंगे। तो 15 to 20% स्टार्च जो है कौन बनाता है? अमाइलोज, जो कि है स्ट्रेट। जो अनब्रांचड वाले अमाइलोपैक्टिन, जो ब्रांचड वाले है अमाइलोपैक्टिन जिसमें सी आ रहा था, सी फॉर क्रॉस यानी कि ब्रांचड, वो ज़्यादा स्टार्च बनाएंगे। 85% ऑफ स्टार्च कौन बनाता है? अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज बनाता है 15 to 20%। ठीक है, 15 to 20%, 15 to 20%, 85% कौन बनाता है? अमाइलोपैक्टिन। किया भी तूने तो कैसे किया रे। तो अब स्टार्च की बारी आ गई, इसको हम बताएंगे। आपने अपने आप को दो हिस्सों में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो किया तो कैसे किया। तो स्टार्च जो है किस किस का बना होता है? अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन। एक होगा ब्रांचड, एक होगा अनब्रांचड, एक होगा ब्रांचड, एक होगा अनब्रांचड। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, ब्रांचड कौन, अनब्रांचड कौन। देखो सी किस में आ रहा है? सी आ रहा है इसमें, सी आ रहा है अमाइलोपैक्टिन में, यानी कि सी फॉर क्रॉस, क्रॉस लगा दो। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये ब्रांचड है। क्या है? ब्रांचड। क्रॉस जो है वो है ब्रांचड, तो अमाइलोपैक्टिन भी क्या होगा? ब्रांचड। ब्रांचड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कौन है? अमाइलोपैक्टिन। तो अनब्रांचड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कौन होगा? अमाइलोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये जो है अमाइलोपैक्टिन, ये है ब्रांचड, इसका मतलब सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। अमाइलोज मान लो आप सीधा है। देखो आज के ज़माने में सीधे लोग कम मिलेंगे, जो सीधे नहीं होंगे नो सीधा वो ज़्यादा मिलेंगे।
तो 15 to 20% स्टार्च जो है कौन बनाता है, अमाइलोज, जो कि है स्ट्रेट। जो अनब्रांचेड वाले अमाइलोपेक्टिन, जो ब्रांचेड वाले है अमाइलोपेक्टिन जिसमें सी आ रहा था, सी फॉर क्रॉस यानी कि ब्रांचेड, वो ज़्यादा स्टार्च बनाएंगे। 85% ऑफ स्टार्च कौन बनाता है, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज बनाता है 15 to 20%। ठीक है, 15 to 20%, 15 to 20%, 85% कौन बनाता है, अमाइलोपेक्टिन। देखो कार्बोहाइड्रेट को हमने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसके बाद क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, उसके बाद क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सॉलिबिलिटी। तो उसके बाद जो है टेस्ट और सॉलिबिलिटी में शुगर, नॉन शुगर, तो शुगर में रखा था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड को याद आ रहा होगा आपको। नॉन शुगर में जो था वो था पॉलीसेक्राइड। फिर हमने मोनोसेक्राइड भी पढ़ा, पॉलीसेक्राइड भी पढ़ा। जैसे मोनोसेक्राइड में जो था वो दो थे, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ फ्री कीटोन ग्रुप थे। एल्डिहाइड में था अल्डोज, कीटोन में था कीटोज। तो कीटोज जो है उसमें मैंने बोला था याद करने को क्या, किलोज, तो वहाँ पे आ रहा था उलोज। तो एल्डोज में क्या आ रहा था, ओज। तो फ्रैक्चर किसको हो गया था, फ्रैक्टोज को। उसको हमने कहाँ भेजा, वो कीटोज वाले ग्रुप में। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, अब ग्लाइकोजन जो है एनिमल स्टार्च है। क्या है, एनिमल स्टार्च, स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। देखो ग्लाइकोजन, इसमें सी आ रहा है, इससे आपको याद आएगा सी किस में आ रहा था, और अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन से। ये कहाँ कहाँ पे होगा, देखो ग्लाइकोजन है जो है वो किस में पाया जा रहा है, एनिमल में। देखो एम किस में आ रहा है, एनिमल में एम आ रहा है और एल आ रहा है, यानी कि मसल में पाया जाएगा, एल लिवर में पाया जाएगा और ब्रेन में भी पाया जाएगा। फिर से सुनो, ग्लाइकोजन एनिमल में हम पाते हैं, ये क्या है, स्टार्च है। ठीक है, तो किस में पाया जाता है, एनिमल में। किस में पाया जाएगा, उसके बाद मसल्स में, एल फॉर यस 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 यस, लिवर में, उसके बाद ब्रेन में। ठीक है, सी फॉर, ये जो है सी जो है इसमें आ रहा है, तो अमाइलोपेक्टिन में भी सी आ रहा है। इसका सिमिलर जो है स्ट्रक्चर किससे होगा, अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, सी का मामला है भाई, सी का मामला है। मुझको क्या दुनिया से लेना, धड़कन ये कहती है, दिल तेरे बिन धड़के। प्लांट क्या रहा है इसको, एक तू ही यार मेरा, मुझको दुनिया से क्या लेना। कौन कह रहा है, प्लांट कह रहा है सेलुलोज को। सेलुलोज किस में पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाएगा। ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा। मोस्ट एबंडेंट यानी कि ज़्यादा पाया जा रहा है किस में, प्लांट्स में। सबसे ज़्यादा, अगर कोई बोलेगा कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा प्लांट में पाया जाता है, आप बोलेंगे सेलुलोज। ये जो है किसका बना हुआ होता है, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज स्ट्रेट चेन बनाता है। तो उसके बाद कौन बनता है, सेलुलोज। अगर आपको सेलुलोज बोलेगा कि ज़रा मैं कहाँ होता हूँ, आप बोलेगे आप कोर्स में, आप तो प्लांट्स में जाते हो, आप ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हो। सेलुलोज बोलेगा मैं कहाँ होता हूँ, आप बोलोगे प्लांट्स में। सिर्फ प्लांट्स में होता है कौन, सेलुलोज। सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें, प्लांट्स में। कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यही सेलुलोज। तो ये किससे बना होता है, बीटा ग्लूकोज जो है स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ठीक है, बनता है सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के दरमियान जो है अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। स्टार्च बनाएगा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो सेलुलोज है वो हेलिकल्स नहीं बनाते हैं। स्टार्च जो है ये आयोडीन जो है होल्ड करता है हेलिकल पोर्शन में ये आयोडीन को होल्ड करेगा। ठीक है, आयोडीन को होल्ड करेगा। जो सेलुलोज है ये जब हेलिकल नहीं बनाता है तो आयोडीन भी होल्ड नहीं कर सकता। जो हेलिकल बनाएगा वही करेगा आयोडीन को होल्ड। यहाँ पे आप ट्रिक याद रखो, SBI, स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन की वजह से। स्टार्च जो है आयोडीन की वजह से ब्लू कलर देता है। स्टार्च आयोडीन इज़ ब्लू इन कलर, स्टार्च आयोडीन इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। SBI ट्रिक याद रखो, जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, वो स्टार्च को आयोडीन को होल्ड करेगा, आयोडीन को होल्ड करेगा। ठीक है, स्टार्च जो है आयोडीन को होल्ड करेगा क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और ब्लू कलर देता है। SBI स्टार्च ब्लू, और ये क्या है, आयोडीन, स्टार्च ब्लू आयोडीन। तो ब्लू इन कलर है क्यों, स्टार जो है वो आयोडीन को होल्ड करता है। सेलुलोज जो है हेलिकल्स नहीं बनाता तो आयोडीन को भी होल्ड नहीं कर सकता। किनारा मिला। अब करेंगे बात जो शुगर है, कौन सा शुगर कहाँ पे पाया जाता है। सबसे आसान, ब्लड में ग्लूकोज। ठीक है, देखो ब्लड में ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद फ्रूट में फ्रक्टोज, F फॉर फ्रूट, F फॉर फ्रक्टोज। ठीक है, स्वीटेस्ट कौन होता है, आप समझो फ्रूट ही स्वीटेस्ट होता है तो वहाँ पे भी फ्रक्टोज पाया जाएगा। तो मिल्क जो है हम बचपन में पीते तो इसमें होता है लैक्टोज, या आपको पता ही होगा। ब्लड में होता है ग्लूकोज। ठीक है, देखो सक्रोज केन में क्या पाया जाएगा, आप यहाँ पे याद रखो, शुगर कैन, शुगर कैन। अगर आपसे पूछा जाएगा कैन में क्या ये कैन जो है उसमें कौन सा शुगर होता है, आप याद करोगे शुगर कैन, यानी कि S फॉर सक्रोज किस में पाया जाएगा, कैन में, शुगर कैन, सक्रोज कैन। ठीक है, टेबल जो है उसमें क्या पाया जाएगा, देखो कैन आपने देखा होगा, शुगर कैन वो ऐसा डंडी की तरह होता है जैसे कि लकड़ी होती है। ठीक है, टेबल जो है वो भी लकड़ी की तरह ही होती है, टेबल भी जो है लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो टेबल में भी क्या पाया जाएगा, सक्रोज। ठीक है, उसके बाद एक रह गया ब्रेन, इसको याद कैसे करोगे, ब्रेन गलत काम कराता है, ब्रेन जो है गलत काम कराता है, जैसे आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, फ़ोन चलाऊंगा, रील्स देख लूँगा, ऐसे ही जो है ब्रेन गलत काम कराता है। तो ब्रेन में क्या पाया जाएगा, गलेक्टोज, क्योंकि ब्रेन गलत काम कराता है। ब्लड में ग्लूकोज, कैन यानी कि शुगर कैन, सक्रोज। ठीक है, कैन में सक्रोज, टेबल भी शुगर कैन जैसे लकड़ी का बना होता है तो उसमें भी सक्रोज। ब्रेन गलत काम कराता है तो गलेक्टोज। ठीक है, मिल्क जो है उसमें होता है लैक्टोज। फ्रूट, F फॉर फ्रूट, F फॉर फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट यानी कि फ्रूट होता है स्वीट, फ्रूट्स आर सो स्वीट, यानी कि F फॉर फ्रूट, F फॉर फ्रक्टोज। फ्रूट जो है स्वीट होते हैं तो उसमें भी फ्रूट जैसा ही शुगर पाया जाएगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। अब बात करेंगे प्रोटीन्स की। P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्टाइड लिंकेज, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्टाइड लिंकेज। ये बना हुआ है पेप्टाइड लिंकेज से, जब पेप्टाइड लिंकेज होती है तो बनाता है प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, देखो ग्लाइकोसिडिक, C आ रहा है ना इसमें, तो C फॉर ग्लाइकोसिडिक, C फॉर कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बनाता है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन में होता है पेप्टाइड लिंकेज, P फॉर पेप्टाइड लिंकेज, P फॉर प्रोटीन। प्रोटीन में होता है पेप्टाइड लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट, C और G, यानी कि ग्लाइकोसिडिक। G और C साउंड सेम कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। देखो G और C सेम साउंड कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में होगा फॉस्फोडाइस्टर, इसको ऐसे याद करेंगे, MnO_P, यानी कि N हो गया न्यूक्लिक एसिड। आपको अगर कोई बताएगा न्यूक्लिक एसिड में कौन सा होगा तो आप बताओगे यानी कि MnO_P, तो P से आपको याद आएगा फॉस्फोडाइस्टर। N में कौन होता है, O_P होता है यार, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। C में होगा, C का साउंड कौन कर रहा है, सेम, G, यानी कि ग्लाइकोसिडिक। P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन में होगा पेप्टाइड लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट में होगा ग्लाइकोसिडिक, न्यूक्लिक एसिड में होगा
फॉस्फोडाइस्टर, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब बात करते हैं मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में कौन पाया जाता है। अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा कोलेजन पाया जाएगा एनिमल्स में। सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन है एनिमल वर्ल्ड में? कोलेजन। उसके बाद होल बायोस्फीयर में कौन है? बी फॉर बायोस्फीयर, यानी कि RUBP, इसमें भी आता है बी, इसमें भी बी, बायोस्फीयर में RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, यानी कि RUBP। बायोस्फीयर में, होल बायोस्फीयर में RUBP, बी RUBP, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये जो है एनिमल वर्ल्ड, इसमें कौन है? कोलेजन है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। होल बायोस्फीयर में है RUBP या मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। अब बात करेंगे कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में भी हम एंजाइम्स की बात करेंगे। जो कैटलिस्ट है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अगर कोई रिएक्शन स्लो चल रही है उसका रेट जो है बढ़ाएगी, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। जो कैटलिस्ट है यानी कि जो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे एंजाइम, इसका रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट इज़ ज़ीरो, इन्वॉल्वमेंट इज़ ज़ीरो। कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन रिएक्शन में जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होती है। ठीक है। एंजाइम जो है इसके या तो ये प्रोटीन हो सकते हैं या तो न्यूक्लिक एसिड। सारे के सारे जो है, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ जो है न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम, राइबोजाइम जो है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। सारे के सारे वरना क्या होते हैं? प्रोटीन। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सारे कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम। ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? सारे के सारे प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोटीन्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि राइबोजाइम। ठीक है। फिर से बताऊंगा, कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन रिएक्शन में खुद इन्वॉल्वमेंट इसकी ज़ीरो होती है। ये सिर्फ रेट बढ़ाएगा, सिर्फ रेट बढ़ाएगा, यानी कि स्पीड बढ़ाएगी रिएक्शन की, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट इसका कुछ नहीं है। कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी में हम कौन से कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे? एंजाइम्स। जो कि एंजाइम्स है ये क्या होते हैं? प्रोटीन। सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोटीन्स, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि है न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि राइबोजाइम, ये है न्यूक्लिक एसिड। अब हम एंजाइम्स की बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया एंजाइम जो है सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल होते हैं प्रोटीन, कुछ होते हैं न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि राइबोजाइम। अब एंजाइम्स सिंपल प्रोटीन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी हो सकते हैं। सिंपल प्रोटीन मतलब सीधा एंजाइम मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, जो सिर्फ प्रोटीन का बना होगा वो होगा सिंपल प्रोटीन। ठीक है। और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इसका दूसरा नाम होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होलो एंजाइम। ठीक है। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट। सिंपल प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन का बना होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या होलो एंजाइम इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट नहीं होगा, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, तभी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसको बोला हमने। तो देखो, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट में दो एग्जांपल्स है। ठीक है। यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, देखो याद कैसे करोगे। एक जो प्रोटीन पार्ट है इसमें आता है पी फॉर प्रोटीन, यानी कि अपो एंजाइम, पी इसमें आ रहा है, सोच लो कि प्रोटीन पार्ट है। उसके बाद नॉन प्रोटीन पार्ट, आपने सुना होगा जो टीम के प्लेयर्स हैं वो तो टीम के हिस्से होते हैं। ठीक है। कोच जो है टीम का हिस्सा नहीं होता, खेलता तो नहीं है, वो सिर्फ गाइड करता है क्रिकेट प्लेयर्स को। ठीक है। को यानी कि को फैक्टर, सी यहाँ पे आता है, सी यहाँ पे आता है। को फैक्टर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट, सी यानी कि क्रिकेट, को मतलब कोच, कोच क्रिकेट में नॉन प्रोटीन पार्ट है, टीम का हिस्सा नहीं है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट और कोई बताएगा तो आप क्या बोलोगे? को फैक्टर इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट और अपो एंजाइम इज़ प्रोटीन पार्ट, क्योंकि इसमें पी आता है। ठीक है।
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है नॉन प्रोटीन पार्ट के हिस्से हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं हम, मेटल आयन्स जैसे मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम। ऐसे ही जो इनऑर्गेनिक है इसमें आएगा मेटल आयन्स, जैसे कि जिंक आप याद रख सकते हो। ऑर्गेनिक में क्या आएगा, या तो टाइट होगा या तो लूज़ होगा। देखो एस्थेटिक बॉडी जिसकी होती है उसकी बॉडी टाइट होती है, तो प्रोस्थेटिक जो है टाइट वाले में आएगा। लूज़ वाले में क्या आएगा, यहाँ पे आता है कोएंजाइम लूज़ वाले में, ठीक है। कोएंजाइम लूज़ वाले में, जैसे कि NAD, NADP, ये है कोएंजाइम्स, ठीक है। P फॉर पेरोक्सीडेज हो गया प्रोस्थेटिक। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला एस्थेटिक जब लिखोगे तो लास्ट में C आएगा, तो कैटालेज भी किस में आएगा, प्रोस्थेटिक में। उसके बाद यहाँ पे H जो है वो लेटर आ रहा है प्रोस्थेटिक में, तो H फॉर हीम, ठीक है, प्रोस्थेटिक। C फॉर कैटालेज, ठीक है। P फॉर पेरोक्सीडेज। नाम में ही छुपे हुए हैं इसके एग्जांपल्स, P फॉर पेरोक्सीडेज, H फॉर हीम, C फॉर कैटालेज। ये हो गया टाइट पार्ट किसका, ऑर्गेनिक का, ठीक है। लूज़ वाले हो गए कोएंजाइम्स, NAD, NADP, ठीक है। फिर से रिपीट करूँगा, एंजाइम्स सिंपल प्रोटीन हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही पाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, होलो एंजाइम। इसमें दो पार्ट पाए जाएंगे, या तो होगा प्रोटीन पार्ट या होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट में मैंने बोला ये जो है यहाँ पे P फॉर प्रोटीन, P फॉर एपो एंजाइम, APOE एपो एंजाइम जो है इसमें P आ रहा है, तो ये हो गया प्रोटीन पार्ट। उसके बाद नॉन प्रोटीन पार्ट में आएगा को फैक्टर, यानी कि C पर क्रिकेट टीम में जो कोच होता है वो टीम का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए को फैक्टर आएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। अब इस नॉन प्रोटीन पार्ट के दो टाइप्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो मेटल आयन जैसे कि जिंक। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में जो है टाइट और लूज़। टाइट से याद रख सकते हो, एस्थेटिक बॉडी जो है वो टाइट होती है, टाइट बॉडी होती है एस्थेटिक बॉडी, ठीक है। टाइट में आएगा प्रोस्थेटिक यानी कि टाइट। इसमें P आ रहा है तो पेरोक्सीडेज, H आ रहा है तो हीम, C आ रहा है तो कैटालेज, ठीक है। उसके बाद लूज़ जो है इसमें आएगा कोएंजाइम, जैसे कि NAD, NADP। लूज़ में आएगा कोएंजाइम NAD। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि एक्टिव साइट कहाँ पे बनते हैं, किस प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी एंजाइम में, तो आप बोलोगे टर्शियरी एंजाइम में एक्टिव साइट्स बनते हैं। टर्शियरी एंजाइम में एक्टिव साइट्स बनते हैं, जैसे ये है एक्टिव साइट, ये है एक्टिव साइट, ये है एक्टिव साइट, ठीक है। तो टर्शियरी एंजाइम में एक्टिव साइट्स बनते हैं। अब करेंगे ग्राफ्स की बात, जहाँ पे पीएच और टेम्परेचर की बात करेंगे। देखो ये जो है ये एक पॉइंट है, यहाँ पे जो है जो एंजाइम है ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, अपना सब कुछ दे देगा। जो कुछ एक प्लेयर जो है टीम के लिए सब को 100% देता है, वैसा ही एक एंजाइम यहाँ पे सब कुछ दे देगा। इससे नीचे आओगे तो वैसा काम नहीं करेगा, इससे ऊपर जाओगे उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना पीएच रखोगे तो एंजाइम भी काम अच्छे से करेगा, इतना टेम्परेचर रखोगे तो एंजाइम काम अच्छे से करेगा, कम टेम्परेचर रखोगे एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर पीएच इतना रखोगे तो एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे रखोगे एंजाइम काम करेगा, ठीक है। इससे कम पीएच रखोगे एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा रखोगे तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा। वही सेम होगा टेम्परेचर में। तो यहाँ पे ग्राफ है जो कि Vmax और सबस्ट्रेट के रिलेटेड दिया गया है। देखो सबस्ट्रेट यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो चाहे जितना भी हो, लेकिन एंजाइम तो हमारे पास लिमिटेड है, एंजाइम कम होता है वो जल्दी खर्च हो जाएगा। देखो पहले हमने एंजाइम यूज़ किया तो सबस्ट्रेट भी यूज़ किया, ग्राफ बढ़ता गया। इस पॉइंट पे हमारे पास एंजाइम जो है वो ख़त्म हो गए, यानी कि लिमिट हो गए। यहाँ पे ग्राफ जो है कांस्टेंट चलेगा। तो यहाँ पे Vmax है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। देखो यहाँ पे Vmax/2 जहाँ पे होता है ना, जो यहाँ पे एवरेज है, इस वहाँ से आप ग्राफ खींचो नीचे तक, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो याद रखना, उसको कहते हैं Km। पहले एंजाइम से बढ़ गया रिएक्शन तो कांस्टेंट हो गया लास्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आप ग्राफ ये एक्स वाली एक्सिस पे, उसके बाद वाई वाली एक्सिस पे
यहाँ पे आएगा उसको कहेंगे Km, ये आपको याद रखना है। एंजाइम जो है ना, एंजाइम ये 3 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्ट। देखो इनहिबिशन कैसे होती है, रुकावट कैसे आती है एंजाइम में। एंजाइम जो है इसको, ये यहाँ पे एक है, ये यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव यानी कि इसको इसे काटना था, इसने गलत वाले को काट लिया, हो गया कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव, देखो ये जो है इनहिबिटर डायरेक्ट आ गया, इनहिबिटर जो है डायरेक्ट आ गया, ये कैंची जो है उस पे बैठ गया तो कैंची काटेगी नहीं तो काम नहीं करेगी, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, इसने पीस को, ये यहाँ पे एक ही पीस था तो एंजाइम ने इसको काट लिया, जो एंड प्रोडक्ट बना, जो ये साइड वाला प्रोडक्ट है ये छोटा सा, ये आके कैंची पे बैठ गया, कैंची आप समझ लो एंजाइम है, तो अब ये काम नहीं करेगा। कॉम्पिटिटिव मतलब गलत वाले को काट लिया, नॉन कॉम्पिटिटिव यानी कि इनहिबिटर डायरेक्ट आ गया, कैंची पे बैठ गया, कैंची ना काम नहीं करेगी, तो एंड प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा काट लिया, एंड प्रोडक्ट आ गया, वो फिर कैंची पे बैठ गया तो कैंची काम नहीं करेगी, यानी कि एंजाइम काम नहीं करेगा। अब एंजाइम जो है इसके 6 क्लासेस है। एक स्कूल मान लो, उसमें कितने क्लासेस हैं, 6 क्लासेस, ठीक है। हर एक क्लास में 14 से 13 बच्चे हैं, यानी कि हर एक क्लास में 14 to 13 सब क्लास है। स्कूल एक था, इसमें 6 क्लासेस थे, ठीक है। स्कूल में 6 क्लासेस, हर एक क्लास में 4 से 13 बच्चे थे, यानी कि 4 से 13 सब क्लास थे। फिर से देखो 6 क्लास थे, ठीक है। ईच क्लास है 4 to 13 सब क्लासेस, हर एक क्लास में 4 से 13 बच्चे। अब हमें 6 एंजाइम्स पढ़ने हैं। सबसे पहला एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, उसके बाद ट्रांसफरेज, उसके बाद हाइड्रोलेज, उसके बाद लाइगेज, उसके बाद आइसोमेरेज, उसके बाद लाइसेज। यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, उसके बाद ट्रांसफरेज, उसके बाद हाइड्रोलेज, उसके बाद लाइजेज, उसके बाद आइसोमेरेज, उसके बाद हो गया हमारा लाइगेज, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे ओ यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन, ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडो रिडक्शन कैटालाइज करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीडो रिडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद टी यानी कि ट्रांसफरेज, ये ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। देखो एस के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ था और एस डैश जुड़ा हुआ था, यहाँ पे देखो एस जो है एस, ठीक है, प्लस एस डैश, ये ग्रुप जो है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एस जी जो है, ये ग्रुप जो है यहाँ पे आ गया, जुड़ गया एस डैश के साथ। एस डैश के साथ पहले कुछ नहीं था, पहले ये दो जुड़े हुए थे, अब एस अकेला रह गया, जी डैश और एस डैश और जी रह गया। उसके बाद हाइड्रोलेज, ये हाइड्रोलिसिस की रेट बढ़ाता है, यानी कि कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ, चाहे एस्टर हो, चाहे पेप्टाइड हो, चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, चाहे कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो, चाहे फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड हो। फिर से देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, ये कैटालाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन को, ट्रांसफरेज जो है ये ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है अदर देन हाइड्रोजन को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाइड्रोलेज ये कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस को। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसेज। लाइसेज का मतलब मैंने बोला था लिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक। लाइसेज जो है ये रिमूवल ऑफ ग्रुप करेगा। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है, इसके साथ वाई, ठीक है। जब रिमूवल ऑफ ग्रुप होगा तो कार्बन कार्बन में आएगा डबल बॉन्ड, एक्स और वाई अलग जाएंगे, एक्स और वाई अलग निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइगेज, लाइगेज आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, अगर नहीं पढ़ा तो देखो ये एक कंपाउंड ये दूसरा कंपाउंड, लाइगेज जो है इसके चिपकने में काम आएगा, कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरेज आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, जो ऑल एंजाइम्स कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो उसमें आइसोमेरेज काम करता है, इसकी रिएक्शन को बढ़ाता है, जल्दी जल्दी ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर से देख लो, ये थोड़ा टफ टॉपिक है, इसको फिर से देखना पड़ेगा।
पहले क्या था, ऑक्सीडोरेडक्टेज डिहाइड्रोजनेज, ये ऑक्सीडोरेडक्शन जो है उसको कैटालाइज करता है। ट्रांसफरेज जो है ये जो है ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, अगर हाइड्रोजन होगा उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। हाइड्रोलेज जो है कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये जो है हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। एस्टर हो, पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसाइड वगैरह वगैरह, इसको ये जल्दी जल्दी कैटालाइज करता है, ठीक है। लाइसेज जो है रिमूवल ऑफ ग्रुप करता है, ठीक है। कार्बन कार्बन था तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद XY अलग हो गया। लाइगेज जो है दो मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी जुड़ पाए। आइसोमेरेज जो है कैटालाइज किसको करता है, इंटरकन्वर्टर ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल या पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ है, देखने में टफ लगता है कुछ नहीं, असल में प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, यहाँ से यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास सबस्ट्रेट है जो हम यूज़ करेंगे, यानी कि जो मॉलिक्यूल हम यूज़ करेंगे। देखो पहले जो था हम एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, पहले हमने एंजाइम यूज़ नहीं किया था, तो देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एंजाइम का यूज़ किया तो देखो कितनी कम एनर्जी इसको देनी पड़ी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे जो ये वाला ये वाला ग्राफ जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी। उसके बाद हमने एंजाइम यूज़ किया जो कि रिएक्शन का रेट बढ़ाती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो एनर्जी कम देनी पड़ गई।